डॉक्टर मोहन यादव जी, आर.एस. प्रसाद जी, मंजू बाला जी, विवेकानंद पाई जी एंड माय डियर फ्रेंड एरिक सोलहम और आज आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, आप सभी को नमस्कार। आज के पहली तरह के प्रदेश के कार्यक्रम, इसको प्री कॉप कंसल्टेशन के रूप में लिया गया, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह के संगोष्ठी करने के लिए प्रोत्साहन दिया और इस महत्वपूर्ण विषय को स्टेट में किसी भी प्रदेश में कैसा रोल निभाया जा सकता है उस पर विचार करने के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज का ये कंसल्टेशन AIGGPA, MPCST, नर्मदा समग्र, पैरवी, CO सिटकॉन के साथ मिलने के कारण ही संभव हो पाया है, तो मैं इन संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्या है जिसकी कोई सीमाएं नहीं। इसका किसी एक देश, किसी एक प्रदेश, किसी हम साथ में चलेंगे और एक तरह का हम उदाहरण पेश करेंगे कि प्रगति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर कैसे काम किया जा सकता है, प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है। COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत के रूप में भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया। इसकी सारी दुनिया में सराहना हुई और भारत को एज ए ग्रीन लीडर के रूप में देखा जाने लगा। पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण देते हुए मध्य प्रदेश इसमें आगे आया जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कि जो भारत ने अपने टारगेट्स लिए, अपना विजन रखा, अपना मिशन रखा ग्लोबल लेवल पे, उसमें प्रदेशों की कैसी भागीदारी हो। तो ये देश में पहली बार इसमें चर्चा का विषय बना और आज सब हम लोग उसी कारणवश यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं। जहां पर सरकारों का अपना रोल है, मुझे लगता है कि कम्युनिटीज का भी पार्टिसिपेशन का अपना एक बड़ा योगदान रहता है। भारत में अगर हम देखें तो हमारे जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करने के लिए हमारे जनजाति भाई बहन एक तरह से प्रहरी रूप में सदियों से काम कर रहे हैं। एक बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए किस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है, क्या उनसे सीखा जा सकता है, उस पर एक बड़ी चर्चा होगी। साथ में ही मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे राज्यों में है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा डबल डिजिट में रही है। 2 दशकों से यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे ग्रो करते रहे, लेकिन बावजूद उसके भी पर्यावरण संरक्षण या क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे बहुत सारे इनिशिएटिव हुए और उसका रिजल्ट भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आया। सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट से हमारे जो एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं वो काम करती हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज उन्हीं चीजों पे चर्चाएं होंगी। मैं आप सभी लोगों को आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्ते। धन्यवाद सर। अब मैं पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव्स फॉर राइट्स एंड वैल्यूज इन इंडिया पैरवी के संचालक श्री अजय झा जी को आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि से सदन को अवगत कराने के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय श्री दवे जी, आदरणीय श्री विवेकानंद पाई जी, आदरणीय मंजू जी, आदरणीय श्री कोठारी जी, आदरणीय श्री लोकेश शर्मा जी, सब लोगों को प्रणाम। और यहाँ पे इस चिंतन के लिए जो लोग आए हुए हैं सब लोगों को नमस्कार और प्रणाम। मैं तो AIGGPA और MP कॉस्ट को पहले साधुवाद देना चाहूँगा और मध्य प्रदेश की सरकार को कि पहली बार इस तरह की बैठक जो है राज्य के स्तर पे हो रही है
मुझे एक लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे राज्य क्या क्या रोल हो सकता है, क्या उनकी भूमिका हो सकती है हमारे नेशनल अचीवमेंट को पाने में, इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आप लोग शायद परिचित होंगे कि कॉप का 29वीं बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक 11 नवंबर से बाकू अजरबैजान में होने वाली है। और रियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। वहां से ये 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियां जलवायु परिवर्तन पे और मरुस्थलीकरण के खिलाफ और जैव विविधता को बचाने के लिए 3 संधियां ये शुरू हुई 1992 में, और 1995 में कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक जो है बर्लिन जर्मनी में हुई थी। उसके बाद क्योटो, तो पहली बैठक में सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि स्वेच्छा से जो है हम अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, लेकिन तुरंत ही लगने लगा कि शायद सबको अगर स्वेच्छा से छोड़ दिया जाए तो शायद ये बहुत बेहतर नहीं है। और 1997 में क्योटो में, जापान में एक क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया जिसमें 37 देश जो औद्योगिकीकृत और विकसित देश है, NX1 पार्टीज उनको कहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको जरूरी तौर से कम करना है, ऑन एवरेज 5% की दर से उनको कार्बन उत्सर्जन करना था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बैठक, मतलब कॉप की इतिहास में कोपेनहेगन में बैठक में 2009 में हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना जो है प्रयास इस तरफ करेगी कि सदी के अंत तक बढ़ने वाला तापमान जो है 2 डिग्री से कम रहा है। कोपेनहेगन में एक और इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था कि धनी और औद्योगिकीकृत देश जो हैं वो विकासशील देशों को $100 बिलियन 2020 तक देंगे। उसके बाद पेरिस में बहुत एक तरह से कहा जाए ग्राउंड ब्रेकिंग एक संधि हुई, जिसमें कहा गया कि अब कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ विकसित और औद्योगिकीकृत देशों की नहीं है, लेकिन सभी लोग, हम लोग प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सदी के अंत तक बढ़ने वाला तापमान जो है 2 डिग्री से कम हो, और अधिक प्रयासों से ये कोशिश की जाए कि वो तापमान में वृद्धि जो है 1.5 डिग्री रही है। अगली बैठक जो है बाकू अजरबैजान में होगी। और एक तरह से अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेते हैं, बड़े पैमाने पे देखते हैं, तो इन सारी बातचीतों और प्रयास का नतीजा आज ये है कि आज भी हम, पिछले साल जो यूनेप की रिपोर्ट आई है उसके आधार पे आज भी हम इस खतरे पे खड़े हैं कि सदी के अंत तक तापमान 2.5 डिग्री या 2.9 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। तो इतने सारे प्रयासों के बावजूद हम लोग अभी तक जो अपेक्षा थी कि तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री से कम रखा जाए, उससे काफी दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। 2015 में यह अनुमान था कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन जो है 16% और बढ़ जाएगा, लेकिन पिछले साल जो अनुमान आए उसके हिसाब से अब 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन जो है 3% ही बढ़ने की संभावना है। तो ये प्रगति हुई है और इसमें खास तौर से ये देखा गया है कि भारत जैसे देश और विकासशील देश जो है ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, और विकसित देशों से जो अपेक्षा है कि वो चूंकि औद्योगिकीकृत है, धनी है, तो अपना उत्सर्जन कम करें, और विकासशील देशों को जो है धन और तकनीक, टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएं ताकि वो उनका विकास अवरुद्ध ना हो। लेकिन इस पे दुखद ये है कि विकसित देशों की तरफ से बहुत प्रयास नहीं हुए हैं। और अगली बैठक जो 19 COP29 जो बाकू में होगी, उसमें मूल रूप से चर्चा है कि लॉन्ग टर्म विजन को कैसे मजबूत किया जाए, और फरवरी 2025 में जो है सभी देशों को अपना एक कार्यक्रम भी देना है जिसको नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स कहते हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए। और इतनी ही बड़ी बात एक जो है वो जलवायु वित्त के संदर्भ में है, जो $100 बिलियन की पहले जो गोल था उसको एक नए गोल के रूप में, और नए गोल के रूप में देखने की गुंजाइश है।
तो ये अपेक्षा COP29 से अभी तक है। भारत की सरकार ने शुरू से ही जलवायु परिवर्तन की चर्चा में जलवायु न्याय पे बहुत फोकस दिया है, क्लाइमेट जस्टिस पे बहुत फोकस किया है और सारे विकासशील देशों को लीडरशिप या नेतृत्व दिया है। राष्ट्रीय स्तर पे भी नेशनल एक्शन प्लान और हर एक स्टेट में स्टेट एक्शन प्लान बने हुए हैं, जो कि विश्व के सबसे बृहत्तर एक तरह से एडेप्टेशन या अनुकूलन के कार्यक्रमों में से है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की तरफ से इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इसका नेतृत्व है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया लीड करता है। इंडस्ट्रीज में खास करके जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो उसको इंडिया लीड करता है। और उसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये भी ओसोवोग ही भारत का एक प्रयास है, जिसको कि काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहा गया है। मध्य प्रदेश भी काफी अग्रणी रहा है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रयासों में और काम करने में। और अभी भी मुझे पता चला MP कॉस्ट ने IIED के साथ मिलकर क्लाइमेट रेजिलियंस पे, एग्रीकल्चर के रेजिलियंस पे अच्छा काम कर रही है, जिसको दूसरे देशों में भी सराहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में पुरानी पृष्ठभूमि रही है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता की पॉलिसीज में और सरकारों में। और 2015 में यहाँ पे विधानसभा में एक राष्ट्रीय चिंतन का आयोजन किया गया था। 2016 में कुंभ के समय में श्री शिवराज जी के नेतृत्व में और उस समय श्री अनिल माधव दवे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय विचार कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें कई देशों से लोग आए थे। और यहाँ का संवाद और मैसेज और हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं और प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, उसका संदेश कई देशों में गया था। अनिल माधव दवे जी बाद में मंत्री भी बने और उन्होंने भारत के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व किया भारत का। और उनके प्रयासों और को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको ओजोन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो हमारी अपेक्षा है कि ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नर्मदा के संदर्भ में हाल के निर्णय कुछ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय। तो हम लोगों की ऐसी आशा है कि ये तो पहली शुरुआत है, इस पे और हम चिंतन और प्रयास आने वाले भविष्य में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Now I would like to invite Mr. Erik Solheim, former Norway's Minister of International Development and Environment and Executive Director of the United Nations Environment Programme, to discuss on importance of state-level pre-COP consultation. The floor is yours, sir, now. Good morning, Bhopal. Namaskar. I'm so proud to be asked to speak to this very important event in Madhya Pradesh. I'm very happy that the Chief Minister is present and so many other dignitaries. And I say a big thank you to the Ottawa Vajpayee Institute and all the other institutions who made this very important event happening. Look, this is very important for a number of reasons. I'm sorry I cannot speak to you in Hindi. I will learn Hindi in my next life. This life I have to speak in English, but hope you can still understand what I say with my Norwegian accent. Look, Madhya Pradesh is a very beautiful state with hard-working people and with some of the greatest heritage in Bharat. For the last 2 years, I've had this arm link on my arm. That's from Ujjain, Madhya Pradesh. I know the Chief Minister himself is representing Ujjain in the State Assembly, and that's his hometown. And of course, Ujjain was also the hometown of Brahma Gupta and some of the greatest mathematic genius at any time, not just in Bharat, but some of the greatest mathematic genius on planet Earth. They walked around in Ujjain. And added to this, Madhya Pradesh is a very big state. So what happens in Madhya Pradesh has international implications. If Madhya Pradesh had been within the European Union, it would have been the biggest nation in Europe.
bigger than Germany. So what we do in Madhya Pradesh is of great global significance. Look, I think you are all aware that we have a triple environment crisis. There is heavy pollution in some places, we are destroying ecosystems, and climate change is a big challenge. I will not focus on the problems, but on the opportunities. Because those nations and those states who focus on the opportunities are those most likely to succeed in the new green economy. And that, of course, is the perspective of no smaller person than Prime Minister Narendra Modi. I listened to him 3 weeks ago in Gandhinagar in Gujarat, and the entire speech was about the enormous opportunities for Bharat, for India, to go green. He didn't dwell with the problems, how India can make 500 gigawatt of green new energy and turn that into jobs and prosperity for the people of India. So focusing on the opportunities rather than on the problems, I think is the way forward for Madhya Pradesh to link up to the great visions of Prime Minister Modi ji. The Prime Minister is launching new green initiatives by the day: green hydrogen mission for India, battery mission, green transport mission. There are so many initiatives from the Prime Minister, and the state of Madhya Pradesh, of course, must work within that national framework. Then the state will be successful. The Prime Minister has brought India from 10 years ago, somewhat in the backseat on environment development, into now being a global leader for green development. India is right front and center in the global leadership, and Madhya Pradesh have a huge place in that. Look, before I come to what can be done in Madhya Pradesh, let me just mention that globally, the one nation besides India which has been most successful on green development, of course, is China. China is now 60% of all green developments anywhere in the world: solar, wind, hydropower, electric batteries, electric car, metros, high-speed rail, whatever you mention. China alone is 60%. Last year, 2/3 of all new solar and wind plants in the world came into the grid in China. 1/3 was the rest of the world. Why did that happen in China? And that's what we should ask also in Madhya Pradesh. Because China saw an enormous opportunity to create jobs and prosperity by going green. China, for instance, in the past had no brand in the car industry, but now China is totally dominating the electric vehicle industry. I just visited some of the biggest cities in China, and all scooters, all buses, all taxis, many trucks, and half of all new cars are electric. And of course, these are creating enormous amount of jobs because they're delivered by Chinese companies. So what Madhya Pradesh can learn from the Prime Minister, but also learn from China, is to see DUAC श्रीमान अजय झा जी, संचालक पैरवी नर्मदा समग्र के अध्यक्ष श्रीमान राजेश दवे जी, इस आयोजन में अभी अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री एरिक सोलहेम जी, श्रीमती मंजुबाला जोशी जी, डॉक्टर अनिल कोठारी, DG MP CST, इस अवसर पर मौजूद आप सब पर्यावरण प्रेमी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज
इन सबको इनके साथ तालमेल करे तो कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इससे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो तो हम उनकी तरफ भी देखते हैं और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा रहे हैं। तो मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इतर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए। जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते हुए कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह नहीं 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना और राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनके महत्ता जगजाहिर है। जैसे मैंने कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे में क्या कहूं, वेद वाक्य है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा दे करके दिया है, ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका अपना सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिकेय के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते होंगे। महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे हैं। अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में, इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है। सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं। उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बनाए रखना। और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे यहाँ तो ये जो हमारा सौर ग्रह है, सौर परिवार है, अभी अपन सौर पे तो जाएंगे। तो आप बताइए, हमने आके सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया। अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए। कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए, ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता। ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही है। हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष है। दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के मनाते हैं कि हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते रहो, हम तो उस बात में भी आगे आ ही जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट, मेगावाट और इतना उतना ये आप कहोगे, मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ भी की किसने, और अभी हम बचाने के लिए भी कौन आ रहा है। सबसे बड़ी संभावना भी तो हमारे ही पास, हमारी जीवन शैली भी उसी प्रकार से, हमारा खान पान भी उसी प्रकार से। हमारे यहाँ जल की शुद्धता के लिए भी श्रीनाथ परंपरा में, हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में तो केवल एक शुद्ध वस्त्र में, वो भी गीला है तो भोग बनेगा, भोजन बनेगा। उसके अलावा उनको दूसरे को हाथ लगाने से भी तो हम कहाँ हमारी जीवन शैली में इसका अंतर करें। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में, बदलते समय में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का लक्ष्य लिया है कि 2030 तक हम अपने इस वर्तमान के दौर में अपनी ऊर्जा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे, तो हम भी अपने मध्य प्रदेश का लक्ष्य भी बड़ा लेके चल रहे हैं। और खास करके मध्य प्रदेश तो प्रकृति के वरदान के रूप में आया, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे पे से। इसलिए
हम प्रगति भी चाहते हैं लेकिन प्रकृति भी चाहते हैं, दोनों का तालमेल करा के लेके चलना चाहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा भी है और हमारी जीवन पद्धति भी है। और भोपाल और ये तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा तो और आनंद आता है। अभी थोड़े दिन की बात है, रातापानी ज्यादा दूर नहीं है, टाइगर अभयारण्य में है। यहाँ दिन में जिन सड़कों पे मनुष्य घूम रहे, रात में शेर भी घूमते हैं। तुम भी जियो हम भी जीने दो, हम जियो और जीने दो का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ रहेगा। हमारे अपने इस प्रकार के वातावरण में जीने की जो जीवन शैली आई है, ये हमारे लिए कदम कदम पर उसी प्रकार से ले जाती है जिसके कारण से हम दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए प्रकृति प्रेमी, परमात्मा प्रेमी, मानवता प्रेमी और आज के इस बदलते युग में भारत अपनी जवाबदारी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अभी हम रोज टीवी खोलो समाचार देखता है, कहीं रूस यूक्रेन का इतनी बार इतना रोज बम फूट रहे कि धीरे धीरे समाचार वालों ने ही उसको एक तरफ कर दिया कि अब ये ऐसी हो गई जैसे सामान्य बात हो रही है। इजराइल वो अपनी दुनिया में चल ही रहा है, वह अपने लिए जीने का उदाहरण भी है सामने और सामर्थ्यशाली उदाहरण भी है, तकनीक का उदाहरण भी है, तो देश की अस्मिता बचाने का उदाहरण भी है। लेकिन इनके समान रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखो, लेकिन सभी की ओर से आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दे रही है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारत के साथ दिखाई दे रही। हमें इस बात का आनंद है, जो सभी के बीच में जो हमारा मूल भाव है, वो भाव हमको वापस उस स्थान पे ले जा रहा है। और इसीलिए तो हमारे लिए विवेकानंद ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। ये सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के बीच सामर्थ्यशाली भी बनना है, पर्यावरण प्रेमी भी बनना है, हमारे विचार को आगे भी बढ़ाना है और हमारे माध्यम से इस वसुधा को भी बचाना। इसलिए तो हमारे कोई भी कथा भागवत का समापन भी होता है तो सदैव वो पर्यावरण की भावना से ही होता है। जब हम सब 4 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, इससे बड़ी उदात्त भाव क्या हो सकती। तो आज के इस अवसर पर हमारे बीच नर्मदा समग्र के अध्यक्ष भी जुड़े। जब हम नर्मदा नदी के बारे में सरकार ने निर्णय किया है कि नर्मदा जी और नर्मदा जी के तटों का संरक्षण, हम अंदर की नदी के अंदर की जो उत्खनन की चीजें हैं उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे। जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, न केवल नर्मदा, ये तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी ऐसी है जो यहाँ हमारे यहाँ से जाकर के गंगा को भी बलिष्ठ बनाना, तो सोन के बिना गंगा भी पूरी नहीं होती है। और गंगा बेसिन के अंदर बात करो तो हमारी चंबल से लेके छिपरा तक सब आगे जा करके यमुना के माध्यम से हम अपने जल अर्पण उनसे ही तो करके आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस दौर में हम सब जो यहाँ विचार मंथन करेंगे, इसमें नवनीत मिलेगा और इसमें अमृत मिलेगा। मेरी अपनी ओर से जल्दी जाने की क्षमा चाहते हुए एक बार पूरे अच्छे कार्यक्रम की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत ही सरल शब्दों में सदन के सामने अपनी बात रखी। समय की कमी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा। हम कार्यक्रम को इसी तरह जारी रखेंगे। हम थोड़ी देर के लिए यहां पर रुक रहे हैं।